हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द नोवर निखिल चैनल और मैं हूँ पूजा मिश्रा। तो हम लोगों ने अपनी करंट अफेयर की जो सीरीज़ है वो हमने स्टार्ट कर दी थी एंड हम लोग जो है वो क्या देख रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली देख रहे हैं, यानी कि पूरे एक साल की करंट अफेयर हम लोग पीछे से आगे की ओर आ रहे हैं। हमने जनवरी 2025 की करंट अफेयर हमने स्टार्ट करी थी। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स को हमने देख लिया था, पूरा एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में हम लोग इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है जो है उसको हम लोग आज देखेंगे। आप मुझे प्लीज़ रिव्यू में ज़रूर बताना, जैसे हमने आधे घंटे की अपनी क्लास में एक पूरा सेक्शन एक ख़त्म कर दिया और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको रिवीजन भी करनी होगी तब भी आप मेरे क्लासेस को जो है वो आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। अगर आपको देखो, स्लो तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि अगर मैं स्लो पढ़ाऊंगी तो फिर तो क्लासेस बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं। ठीक है, आपको अगर धीरे देखनी हो तो आप 0.5 करके भी देख सकते हो। तो प्लीज़ फिर भी मुझे फीडबैक आप प्रोवाइड करना, ठीक है। मैं उसमें से देखती हूँ कि मैं कितना कुछ उसमें इंप्लीमेंट कर सकती हूँ। तो चलो हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लोग ये देखने वाले हैं इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड सब कुछ करंट अफेयर आज हम लोग देखेंगे। एंड ये सभी मेंबर्स जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं, इन सभी को दिल से धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। एंड जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करो, ऐसे ही सारे कंटेंट्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। इंटरनेशनल न्यूज़ में देखो, हमारा जो पहला टॉपिक आज का है वो है जॉन द्रमनी जो है एंड महामना। जॉन द्रमानी महामा, उसने जो है ये नाम याद रख लेना, ठीक है। मुझे नाम के लिए माफ़ करो, जैसे आपको समझ में नहीं आती नाम जो है नहीं याद रख पाते हो आप लोग, वैसे मुझे भी प्रॉब्लम होती है। तो जो घाना है उसके प्रेसिडेंट है ये, उनके प्रेसिडेंट के तौर पे इन्होंने जो है वो स्वेरन किया है। स्वेरन किया है यानी कि नियुक्त किया गया है, हिंदी में अगर हम बात करें तो ये नाम है उनका। ये जो है वो घाना जो हमारा कंट्री है उसके जो है वो प्रेसिडेंट के तौर पे इनको नियुक्त किया गया है। इनको जो है वो सेकंड टर्म के लिए नियुक्त किया गया, यानी कि पहला टर्म इन्होंने कंप्लीट कर लिया, ये इनका दूसरा टर्म है। एंड इसका कैपिटल क्या है, देखो आपको इसमें याद क्या क्या रखना है। न्यूज़ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पहले आपको तो ये याद रखना है कि कौन किसने किया है, ठीक है। नाम याद रखना है आपको, तो आप ऐसे नाम याद रख लेना कि जॉन अब्राहम जो है वो अफ्रीका गए थे, उनको जो है वो घना घूमने का मन कर रहा था, घना जंगल देखना था उनको अफ्रीका में, तो वो घना गए हुए थे जॉन अब्राहम। तो आप ऐसे याद रख लेना कि वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। मैं आपको साथ के साथ कोशिश करूँगी जितना पॉसिबल हो याद करवाती जाऊँ, जैसे मैं करती हूँ खुद के लिए। और दूसरा क्या है यहाँ पे कि सेकेंड टर्म के लिए है, ये आपको ऐसे भी याद रहने वाला है। कैपिटल क्या है घाना का जो है वो कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, तो ये है आकरा, आकरा, ठीक है। और करेंसी क्या है, करेंसी है सेडी, शेडी, शेडी करेंसी है, ठीक है। आप इसको जैसे भी याद रखना चाहे रख सकते हो। देखो, जॉन अब्राहम जो है वो गए थे वहाँ पे अफ्रीका के घना जंगलों में गए थे, घाना में, ठीक है। एंड वो वहाँ से जब वापस आए तो उन्होंने क्या रिव्यू दिया, उनको कैसा लगा वहाँ पे, उन्होंने बोला कि ये इतना बढ़िया लगा कि आप वहाँ पे आकर आओ, एक बार आकर आओ। तो आकरा, ठीक है। कैपिटल क्या है वो आकरा है एंड करेंसी क्या है शेडी। लोकेशन क्या है कि इट इज़ लोकेटेड इन वेस्ट अफ्रीका में है। ये कहाँ पे है, किस लोकेशन में है, वेस्ट अफ्रीका में है। एंड इज सैंडविच्ड बिटवीन द, ये दोनों कोस्ट के बीच में है, टोगो एंड ये जो है कोटे डी आइवरी जो है, ये वाले जो आइवरी कोस्ट है एंड टोगो कोस्ट है, इन दोनों के बीच में है ये। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द गल्फ ऑफ गिनिया, गल्फ ऑफ गिनिया में ये सिचुएटेड है। एंड द अटलांटिक ओशन इन द सब रीजन ऑफ द वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। वेस्ट अफ्रीका के सब अटलांटिक ओशन में ये है, अटलांटिक ओशन के पास, एंड गल्फ ऑफ गिनिया, ये आपको याद रखना है। देखो मैंने क्या किया ना कि उसके साइड के भी इन्फॉर्मेशन कवर किए, जो भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले देखो, अगर आपको कन्फ्यूजन है ना कि कोई भी टॉपिक जब न्यूज़ में चल रहा होता है तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मान लो कि ये अगर टॉपिक न्यूज़ में है, घाना अगर न्यूज़ में है, तो उससे रिलेटेड उसके आसपास के क्या क्या वहाँ पे माउंटेन है, क्या क्या रिवर है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको सब कुछ याद रखना होता है। लेक वहाँ पे क्या क्या है, देखो लेक वोल्टा विच इज़ क्रिएटेड बाय, कौन से, तो एकोसोम्बो डैम से मिलके वो बना है लेक वोल्टा, कंसिडर्ड द वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। पहले तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि लेक वोल्टा जो है वो नेचुरल लेक है या फिर आर्टिफिशियल है। तो आपको क्या बताया मैंने, आर्टिफिशियल है। और किससे बनता है ये, तो एकोसोम्बो डैम से बन रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है आज का, मतलब इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है जस्टिन ट्रूडो ने जो है उसने अनाउंस किया अपना रेजिग्नेशन, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया, अनाउंस किया है कैनेडियन पीएम ने। कैनेडियन पीएम जो है उसने अनाउंस कर दिया, ठीक है। एंड दूसरा क्या है यहाँ पे, कैपिटल क्या है कनाडा का, कैपिटल का जो है वो ओटावा है, ये आपको पता है, अगर पता नहीं है तो आपको याद रखना है। कनाडा का कैपिटल, कनाडा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। एंड करेंसी वहाँ का क्या है, तो कैनेडियन डॉलर है वहाँ की करेंसी, ठीक है।
एंड दूसरा क्या है यहाँ पे, कनाडा जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन एरिया। अगर एरिया के हिसाब से, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो रशिया जो है वो सबसे नंबर 1 है, सेकंड जो है वो हमारा क्या है, कनाडा है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम से बहुत सारे इंडियन माइग्रेंट्स जो है वो कनाडा में सेटल हो गए थे। स्वदेश सेवक होम बोल करके, जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको आएगा ये चीज़। स्वदेश सेवक होम जो है इन वैंकूवर वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन मोबिलाइजिंग द इंडियन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यानी कि उस वक्त वहाँ पे भी इंडियंस कुछ थे जो कि वहाँ के इंडियंस को मोबिलाइज कर रहे थे ताकि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो ये कर सके, मोर्चा खड़ी कर सके, मतलब विरोध कर सके ब्रिटिशर्स की। स्वदेश सेवक होम ये किससे रिलेटेड है, कनाडा में वैंकूवर में बोल करके ये स्वदेश सेवक होम उन्होंने बिल्ड किया था, एक कमेटी, एक अपनी सोसाइटी, ठीक है, रिवोल्यूशनरी ग्रुप था ये। नेक्स्ट जो हमारा ये है न्यूज़ है वो क्या है, क्रोटिया का जो प्रेसिडेंट है ना, दैट इज़ जोरान मिलानविक, ओवरवेलमिंगली उनको री इलेक्ट किया गया है, यानी कि उनका दोबारा से पुनः निर्वाचन कहते हैं ना हिंदी में, तो निर्वाचन किया गया इनका, क्रोटिया के प्रेसिडेंट जोरान मिलानविक का। क्रोटिया जो है, अब देखो क्रोटिया इंपॉर्टेंट हो गया न्यूज़ में, तो क्रोटिया के बारे में चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये थोड़ी पूछा जाएगा कि कौन से प्रेसिडेंट किए, ये भी पूछा जाएगा क्रोटिया से में क्या क्या वहाँ पे सब कुछ, वहाँ की ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर वो न्यूज़ में आता है तो। क्रोटिया इज़ लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। कौन से कॉन्टिनेंट में, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ठीक है, यूरोपियन। ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बाल्कन पेनिनसुला में ये है, सिचुएटेड है, ठीक है। जब मैं आपको और भी मैपिंग करवाऊंगी ना तब आपको देखना वहाँ पे बाल्कन वगैरह पूरी डिटेल में बताऊंगी। बॉर्डरिंग कंट्री जो है वो क्या है, इट इज़ बॉर्डर्ड बाय सोल्वेनिया इन द नॉर्थ वेस्ट। अब आप इसको मैप पे देख लेना, मुझे नहीं लगता इतना क्वेश्चन EPFO में इतना डीप आने वाला है मैपिंग से, थोड़ा बहुत आप याद रख लेना। हंगरी जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, सर्बिया जो है वो ईस्ट में है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना ये जो है, एंड मोटेनग्रो ये जो है, ये सारे साउथ ईस्ट में है कंट्री, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो बाउंडेड बाय द एड्रियाटिक सी, वेस्ट में है। एंड क्रोटिया जो है वो शेयर करता है मैरीटाइम बॉर्डर, अगर सिर्फ ये जो है किसके साथ, इटली के साथ। इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द एड्रियाटिक सी, पोजीशन इटसेल्फ एज अ मैरीटाइम गेटवे, नॉट इंपॉर्टेंट। इट इज़ मिड ऑफ द फर्टाइल, इतना ये जो है दोनों का मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का भी है और नाटो का भी है, ठीक है। एंड कैपिटल इसका क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्रोटिया का कैपिटल क्या है, जाग्रेब, जाग्रेब। द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द क्रोटिया यही है, ठीक है, जाग्रेब। तो आपको इसमें याद क्या क्या करना है, इसमें याद रखना है आपको कैपिटल, दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पे बॉर्डरिंग कंट्री, अगर आपको कर सकते हो तो कर लेना। एंड यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आपको ये याद रखना है यहाँ पे कॉन्टिनेंट। एंड चौथा आपको याद रखना है यहाँ पे कि ये दोनों का पार्ट है, एंड इटली के साथ मैरीटाइम बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। देखो इसकी मैप भी मैंने यहाँ पे डाल रखी है, हालांकि बाकियों में मैंने मैप जानबूझ कर नहीं डाला है ताकि अननेसेसरीली जो है वो PDF की जो वो है नंबर ऑफ़ पेजेस बढ़े ना, और आपको भी ना लगे कि भाई बहुत लेंदी हो गया ये। तो देखो ये है क्रोटिया यहाँ पे, ये ठीक है, इटली के साथ मैरीटाइम बॉर्डर है। टॉप पे देखो कौन है यहाँ पे नॉर्थ में, सोल्वेनिया, जाग्रेब इसका कैपिटल है, ये जाग्रेब, ठीक है, समझ में आ गया आपको। बीच में देखो कौन सा यहाँ पे, कौन सा ये एड्रियाटिक सी है, देखो यहाँ एड्रियाटिक सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ क्या है अगला, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं 47वें प्रेसिडेंट के तौर पे, यूनाइटेड स्टेट के तौर पे। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एग्ज़ाम में आएगा, आ सकता है कि कौन सा प्रेसिडेंट, नंबर ऑफ कौन से है, तो 47 है ये। एंड जेडी वैंस ने जो है, इन्होंने एज अ वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे जो है वो शपथ लिया है इन्होंने। जेडी वैंस जो है वो 50th, जहाँ पे ये प्रेसिडेंट जो है वो 47 है लेकिन वाइस प्रेसिडेंट 47 नहीं है, वो 50th है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो, ये हमने देख लिया। अब देखो यहाँ पे US के जो चीफ जस्टिस है दैट इज़ जॉन रॉबर्ट्स, उन्होंने एडमिनिस्टर किया है द ओथ ऑफ ऑफिस। ये याद नहीं रखना उनको, उतना आपको ये सब याद नहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रंप जो है वही सेम बाइबल यूज़ करेगा एज इतना जो लिंकन जी ने किया हुआ था अपने इसके लिए, नॉट इम्पॉर्टेंट ये सब नहीं है, बस उतना ही था। अब देखो अगली न्यूज़ देखो, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये जो है वो 7th स्ट्रेट टर्म, यानी कि मतलब लगातार जो है वो 7वीं बार इन्होंने जो है वो शपथ लिया है इस इलेक्शन में, वापस से बेलारूस के इलेक्शन में, बेलारूस में ये वापस से जीत गए हैं और इनका जो है ये 7वां लगातार टर्म है।
ही इज़ इन पावर इन बेलारूस 1994 से लगातार ये पावर में है। कौन? तो अलेक्जेंडर नाम से पता चलता है अलेक्जेंडर है, तो फिर तो वो जीतेंगे ही हर बार। ठीक है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, यहाँ से भी आप जो है एग्जाम में हिंट ले सकते हो अलेक्जेंडर से। ही इज़ इन पावर इन बेलारूस सिंस 1994। कैपिटल इसके क्या है? बेलारूस का कैपिटल जो है वो क्या है? ये है मिन्स्क। एंड करेंसी क्या है? दैट इज़ बेलारूशियन रूबल है यहाँ पे करेंसी। इट इज़ अ लैंडलॉक्ड, ये आपको याद रखना है कि बेलारूस जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है। किसके? कौन से कॉन्टिनेंट के? तो यूरोप के। एंड बॉर्डरिंग कंट्री क्या क्या है? तो ये बॉर्डर करते हैं रसिया से नॉर्थ ईस्ट में, यूक्रेन जो है वो नीचे की तरफ है साउथ में, पोलैंड जो है वो वेस्ट में है, एंड लिथुनिया एंड लातविया जो है नॉर्थ वेस्ट में है। द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी जो है वो मिन्स्क है। लैंग्वेज वहाँ पे क्या क्या बोली जाती है बेलारूस में? तो जो वहाँ पे बेलारूशियन जो लैंग्वेज है वो बस 30% है, लेकिन 70% लोग वहाँ पे रशियन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी अगली न्यूज़ क्या है? दैट इज़ माइकल मार्टिन जो है उनको जो है वो नए आयरिश पीएम बने हैं, यानी आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं ये माइकल मार्टिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नाम याद रखना है। दूसरा यहाँ पे देखो क्या है कि पॉलिटिकल फीचर की बात करें अगर हम आयरलैंड की, तो इट ऑक्यूपाई करता है द ग्रेट पार्ट ऑफ एन आइलैंड लाइंग टू द वेस्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के जो हमारा इंग्लैंड है, जो ग्रेट ब्रिटेन है उसके वेस्ट में ये लाई करता है। बॉर्डरिंग कंट्री इसकी क्या क्या है? तो नॉर्थ आयरलैंड इसके नॉर्थ में है, जो कि यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। जो आयरलैंड का जो नॉर्थ आइलैंड वाला हिस्सा है ना, ये आप जरूर याद रख लेना, ये यूके का पार्ट है। ठीक है, सराउंडिंग वाटर बॉडी क्या क्या है? तो अटलांटिक ओशन है वेस्ट में, पश्चिम की ओर जो है अटलांटिक ओशन है, एंड सेल्टिक सी है साउथ की ओर नीचे की तरफ, एंड आयरिश सी है ईस्ट की तरफ। आयरलैंड जो है वो सेपरेट किया गया है फ्रॉम द ग्रेट ब्रिटेन से बाय द नॉर्थ चैनल के द्वारा जो है वो सेपरेट होता है। एंड दूसरा इसकी कैपिटल क्या है? तो डबलिन। कैपिटल क्या है? डबलिन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी आपको इसमें क्या क्या न्यूज़ में याद रखना है? कौन बने, नाम याद रखना है, कैपिटल याद रखना है, एंड दूसरा बॉर्डरिंग कंट्री अगर आप एक बार देख लेना, इसको देख सकते हो तो। एंड आयरलैंड को सेपरेट कैसे होता है ग्रेट ब्रिटेन से? नॉर्थ चैनल से। देखो यहाँ पे ये है मैप आयरलैंड की, ये देखो पूरे की पूरी ये आयरलैंड है। नॉर्थ आइलैंड जो है ये ब्रिटिश का पार्ट है, ये ब्रिटिश पूरा ये वाला है रेड वाला। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड भी ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है, एंड नदर्न वाला भी ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ देखें अटलांटिक ओशन है, यहाँ देख लो इंग्लिश चैनल है। ठीक है, नॉर्थ सी। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ क्या है कि दैट इज़ ब्राज़ील जो है वो अनाउंस करता है इंडोनेशिया को एज द न्यू फुल मेंबर ऑफ द ब्रिक्स, यानी ब्रिक्स में एक और मेंबर का जो है वो एडमिशन हो रहा है यहाँ पे। किसका? तो इंडोनेशिया का। ठीक है, इंडोनेशिया जो है ब्राज़ील विच होल्ड्स द प्रेसिडेंसी, अभी जो ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है? ब्राज़ील के पास है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है इटसेल्फ। ये न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडोनेशिया एक नए मेंबर के तौर पे एडमिट होता है, तो ये याद रखनी है आपको इंडोनेशिया। ठीक है, ये वाली। दूसरी ब्राज़ील की प्रेसिडेंसी चल रही है अभी, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो ब्रिक्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ब्रिक्स जो है देखो, जिसको भी अगर नहीं दिख रही होगी तो देखो, अगर मोबाइल में फुल स्क्रीन करके आप देख सकते हो, अगर लैपटॉप में देख रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर फिर भी अगर मोबाइल में ज़्यादातर लोग देख रहे हो नहीं दिख रही है तो क्या करो, पीडीएफ में दे दूँगी, पीडीएफ खोलो, मोबाइल की क्लास चलने दो मेरी, और पीडीएफ बस देखते जाओ, आपके साथ के साथ क्लास जो है रिवाइज होते रहेंगे। आपसे बिलीव मी, आप जितने स्पीड से पढ़ोगे उसके कहीं ज़्यादा स्पीड से मैं आपको करा दूँगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ब्रिक्स जो है कि वो क्या है कि द टर्म ब्रिक जो है वो पहली बार यूज़ किया गया था 2001 में बाय द इकोनॉमिस्ट जिम ओ नील के द्वारा। पहली बार ब्रिक का जो इस्तेमाल किया गया था टर्म वो है 2001 में। ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश कब हुआ है? 2009 में। एंड ठीक है, साउथ अफ्रीका कब ज्वाइन करता है इसको? 2010 में। तो ब्रिक पहले था ये, उसमें जब साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है तो ये ब्रिक्स हो जाता है, एस लग जाता है इसमें। तो पहला जो ब्रिक का जो समिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो रसिया में हुआ था। रसिया की कौन सी जगह में हुआ था? यह आप पढ़ लेना, अगर पढ़ के समझ में आ जाए तो मुझे भी बताना। ठीक है, पहला जो ब्रिक का समिट हुआ था वो हुआ था रसिया में 2009 के टाइम पे, और 16वां जो ब्रिक्स का समिट है 2024 में हुआ रसिया में, अगेन 24 में हुआ कहाँ पे? तो कजान में, कजान बोल के जगह है रसिया में, वहाँ पे हुआ था अभी 16वां वाला ये ब्रिक्स समिट। एंड 2024 का जो है वो लास्ट वो थीम क्या था? दैट इज़ थीम था स्ट्रेंथनिंग द मल्टीलैटरलिज्म। ठीक है, फॉर द ये ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। थीम भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो अगर हो सके तो याद रख लेना, मल्टीलैटरलिज्म को ये करना, स्ट्रेंथन करना। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है दैट इज़ नाइजीरिया हैज़ बीन एडमिटेड एज अ पार्टनर कंट्री ऑफ द ब्रिक्स। ब्रिक्स का जो है वो मेन मेंबर के तौर पे नहीं, पार्टनर कंट्री के तौर पे नाइजीरिया को जो है वो एडमिट किया जाता है। ठीक है, नाइजीरिया जो है वो 9th ब्रिक्स पार्टनर कंट्री बन जा रहा है इसको लेकर के। ब्रिक्स जो है हैज़ एक्सपेंडेड टू इंक्लूड 22 कंट्री हैं ब्रिक्स में, एंड कंप्राइजिंग फुल मेंबर्स एंड पार्टनर नेशन दोनों मिला के उसके पास ब्रिक्स के पास कितने लोग हैं? 22 कंट्री हैं। न्यू मेंबर ब्रिक्स के जो हैं वो कौन कौन से आए हैं यहाँ पे? ब्रिक्स प्लस भी इसको बोल सकते हैं। इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ये पांचों जो है वो नए आए हैं ब्रिक्स में। इजिप्ट, इथोपिया,
ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ठीक है, ये याद रख लेना, आप इसको याद रखना है। रिसेंटली इंडोनेशिया जो है वो अभी ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। टर्की, अजरबैजान और मलेशिया जो है फॉर्मली अप्लाई किया है उसने ब्रिक्स मेंबर के लिए। ठीक है, बाकी इन लोगों ने भी अप्लाई किया है। ब्रिक्स वाज फॉर्म्ड बाय द किसके किसके द्वारा, देखो ब्रिक्स में क्या क्या, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। ठीक है, और साउथ अफ्रीका जब ज्वाइन करता है 2009 में तो उसको ब्रिक्स नाम दे दिया गया। 2014 में फोर्टालेज़ा डिक्लेरेशन, ये आपको याद रखना है कि फोर्टालेज़ा डिक्लेरेशन ब्रिक्स से रिलेटेड है। फोर्टालेज़ा डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया एट द 6th ब्रिक्स समिट में एंड इट इज़ मार्क्ड एज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये डिक्लेरेशन याद रखना है। ये डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? फोर्टालेज़ा डिक्लेरेशन ब्रिक्स से रिलेटेड है और ये छठा ब्रिक्स समिट था। ठीक है, जब न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि इतना फेमस ये अभी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक उस वक्त इस्टेब्लिश होती है इसमें, इस मीटिंग में, छठे ब्रिक्स समिट में। नेक्स्ट हमारा देखो यहाँ पे क्या है कि ट्रंप जो है, न्यूज़ क्या है अगला, ट्रंप जो है वो क्या कर रहा है, उसने WHO जो है उससे विड्रॉ कर लेता है अपना मेंबरशिप। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपनी मेंबरशिप को जो है वो विड्रॉ कर ले रहा है। अभी बस उसका एक ही फंडा है कि हर किसी चीज़ से विड्रॉ करना। US जो है देखो एग्जिट कर जाएगा WHO। ठीक है, क्यों, इसका रीज़न क्या बोल रहा है, ये रीज़न कह रहा है कि एजेंसी ने जो है उसने मिस हैंडल किया था कोविड-19 पैंडमिक को। एंड द यूनाइटेड नेशन जो है अभी तक देखा जाए तो WHO का जो है बिगेस्ट फाइनेंसर बैकर है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट यही करता है। फंडिंग 18% जो उसकी टोटल फंडिंग है वो अकेले USA देता है। ठीक है, तो अगर वो विड्रॉ कर देता है तो एक मेजर सेटबैक होगा WHO के लिए। एंड WHO कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1948 में, और ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसका? तो यूनाइटेड नेशन का। बाकी और भी यूनाइटेड नेशंस के जो हैं पूरी की पूरी स्पेशलाइज्ड एकदम बहुत सारी बॉडीज़ है, उस पर भी मैं अलग से एक वीडियो कम्प्लीटली ले आऊँगी। ठीक है, ताकि आपको याद रखने में ईजी हो। देखो यहाँ पे, अब देखो ये अगली न्यूज़ है हमारी, दैट इज़ US प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या किया कि बर्थ राइट जो सिटीजनशिप है उसको ख़त्म कर दिया। यानी कि पहले क्या था कि जो बच्चे वहाँ पे पैदा होंगे, अगर वो US सिटीजनशिप नहीं है और अगर बच्चे उनके वहाँ पैदा होते हैं तो उनको जो है बाय डिफ़ॉल्ट US की सिटीजनशिप मिल जाती थी, बट अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये था न्यूज़। अब इससे रिलेटेड देखो, क्योंकि सिटीजनशिप वाला जो एक्ट है वो न्यूज़ में है, तो हमारा जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप एक्ट को लेके क्या प्रोविज़न है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, तो हम लोग उसको भी एक बार देख लेते हैं ब्रीफली। द सिटीजनशिप एक्ट जो है दैट इज़ 1955 स्पेसिफाई करता है 5 मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द सिटीजनशिप। एक तो बर्थ हो गया, बर्थ सिटीजनशिप आप हासिल करते हो इंडिया में। दूसरा डिसेंट, थर्ड है रजिस्ट्रेशन, फोर्थ है नेचुरलाइजेशन एंड पाँचवा है कि टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जब किसी टेरिटरी को अक्वायर कर लिया जाता है, जैसे कि अरे उस वक्त हो रहा था ना फ्रीडम, उसके टाइम पे गोवा के टाइम पे जैसे हुआ, तो वहाँ के जितने भी लोग थे उनको ऑटोमेटिक इंडियन सिटीजनशिप जो है वो दे दी जाती है। अब देखो पहला क्या है यहाँ पे, सिटीजनशिप बाय बर्थ, अ पर्सन जो कि इंडिया में बॉर्न होता है, इंडिया में उसका जन्म होता है ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 के बाद। यानी ये हमारा कौन सा डे है, आप मुझे कॉमेंट करके बताओ। 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन डे है हमारा ये क्या हो गया, इसको हटाओ। ठीक है, 26 जनवरी 1950। बट बिफोर 1 जुलाई 1987 के पहले कोई भी पर्सन जो कि इंडिया में अगर उसका जन्म होता है तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाएगा बाय बर्थ, इररेस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी। यानी कि उसके पेरेंट्स अगर मान लो इंडियन नहीं भी हैं, दूसरे कंट्री के भी हैं, तब भी अगर उनके बच्चे का जन्म होता है इंडिया में 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1987 1 जुलाई से पहले, तो वो इंडियन सिटीजनशिप उनको मिल जाएगी। दूसरा, अ पर्सन जो कि बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987, यानी कि 1987 के बाद अगर बच्चे का जन्म होता है और अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं होते हैं, इस कंसिडर्ड एज, तभी उनके बच्चे को इंडियन सिटीजन माना जाएगा जब उसके ईदर ऑफ हिज पेरेंट, यानी कि कोई भी एक, या तो माँ नहीं तो बाप, अगर माँ नहीं तो पिताजी, कोई भी एक जो है वो इंडियन अगर सिटीजन ऑफ इंडिया अगर हैं तो उस वक्त जो है वो उनको मिल जाएगा बाय बर्थ। थर्ड हमारा क्या है कि फर्दर दो जो कि बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 2004, लेकिन अगर उनका जन्म अगर 2004 के बाद होता है तो वो इंडियन सिटीजन बच्चे तभी माने जाएंगे जब उनके दोनों पेरेंट, बोथ ऑफ देयर पेरेंट जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया अगर रहे तो, और नहीं तो वन ऑफ हुज पेरेंट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अदर इज़ नॉट अ इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ। यानी कि पहले जो है ये सब कंडीशन नहीं था इलीगल माइग्रेंट वाला, ये कब से लॉन्च हुआ है? 2004 से। ठीक है, द चिल्ड्रेन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट जो कि इंडिया में पोस्टेड है, जो कि बाहर के जो डिप्लोमेट्स हैं दूसरे कंट्री के जो कि इंडिया में पोस्टेड हैं, ठीक है, वो जो है वो इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते हैं। देखो सिटीजन, अगला हमारा क्या है, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, एनी पर्सन जो कि अगर ये नहीं है अदर देन इलीगल माइग्रेंट है,
रजिस्ट्रेशन जो है वो उसका सिटीजनशिप कब मिलता है, अगर मान लो कि PIO हो यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर कैटेगरी है और अगर वो इंडिया में रह रहा है एटलीस्ट 7 साल से बिफोर अप्लाइंग, और या नहीं तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है किसी भी कंट्री में, मतलब अगर 7 साल से इंडिया में रह रहा है अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो उसको सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। दूसरा कैटेगरी है कि अ फॉरेन पर्सन जो कि किसी इंडियन से मैरिड है, अगर वो रह रहा है यहाँ पे इंडिया में 7 साल तक बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले अगर इंडिया में वो 7 साल तक रह रहा है तब भी उसको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा अगला क्या है कि पेरेंट्स अगर उसके इंडियन सिटीजन्स हैं और नहीं तो ईदर ऑफ हिज पेरेंट जो है वो या तो अर्लियर सिटीजन रहे हैं उसके इंडिपेंडेंट इंडिया के एंड हैड बिन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इंडिया में रहे। ऑर्डिनरी रेसिडेंट आपको देखो ये है टैक्स का पार्ट है, टैक्सेशन से रिलेटेड है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट हम इंडिया में तभी मानते हैं जब आप करंट ईयर में, यानी कि अब उस पर मत जाओ, अब बस ये देख लो कि एक साल में अगर मान लो आप 182 डेज़ यानी कि 6 महीने से 2 दिन ज़्यादा 182 डेज़ अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोला जाता है उस साल के लिए। तो अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो फॉर 12 महीने के लिए प्रायर टू मेकिंग एन एप्लीकेशन तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। रजिस्टर्ड हो अगर आप OCI के तौर पे यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पे 5 साल तक तब भी आपको मिल जाएगा। और अगर माइनर चिल्ड्रेन है, अगर उसके पेरेंट्स अगर इंडियन सिटीजन है तो फिर उनको भी बाई रजिस्ट्रेशन मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। ये क्या होता है कि सेक्शन 6 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट जो है वो ये कहता है कि सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन जो है वो दिया जा सकता है ऐसे पर्सन को हु इज़ नॉट एन इलीगल माइग्रेंट एंड हैज़ लिव्ड इन इंडिया कंटिन्यूसली फॉर 12 महीने तक। अगर 12 महीने तक अगर वो लगातार इंडिया में रहा है बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन तो उसको नेचुरलाइजेशन वाला सिटीजनशिप मिल जाएगा। फर्दर इन द 14 ईयर्स प्रिसीडिंग द 12 मंथ, उस 12 मंथ के पिछले 14 साल तक द पर्सन मस्ट हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 14 साल में कम से कम 11 साल वो इंडिया में रहा हो, ठीक है। अभी उसको जो है वो रिड्यूस टू 5 ईयर्स कर दिया गया है सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट है 2019 में, वरना पहले जो 11 साल था ये, तो उसको नेचुरलाइजेशन वाला सिटीजनशिप मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि सिटीजनशिप जो है वो बाय डिसेंट के तौर पे क्या होता है कि अब अ पर्सन जो कि बॉर्न आउटसाइड इंडिया, अगर मान लो उसका जन्म इंडिया के बाहर हुआ है लेकिन बिफोर 92 के पहले, ठीक है, एंड इफ़ हिज फादर वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके जन्म के समय में इंडियन, उसके फादर अगर इंडियन सिटीजन रहे हैं तो भी उसको मिल जाएगा बाय डिसेंट के तौर पे। दूसरा, अ पर्सन जो कि बॉर्न आउटसाइड इंडिया और ऑन एंड आफ्टर 1992 के बाद, तो उसको सिटीजन ऑफ इंडिया तभी मानेंगे जब उसके ईदर ऑफ हिज पेरेंट यानी कि कोई भी पेरेंट में से या तो माँ नहीं तो बाप, ठीक है, वो अगर इंडियन सिटीजन अगर है उस टाइम पे तो भी उनको मिल जाएगा। टेंशन मतलब आपको लग रहा होगा कितना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता नहीं है, अगर बार बार पढ़ोगे ना, देखो मुझे भी याद रखना पड़ता है, ये पॉलिटी का पार्ट है ये, एंड इसको आप 3-4 बार 5 बार पढ़ोगे तभी आपको याद रहने वाली ये चीज़। और अ पर्सन जो कि बॉर्न आउटसाइड इंडिया, जो कि इंडिया के बाहर जिनका जन्म होता है, ठीक है, ऑन और आफ्टर 2004 के बाद, उसको इंडियन सिटीजनशिप जो है हैज़ टू अक्वायर सिटीजनशिप एंड हीज और हर पेरेंट्स हैव टू डिक्लेयर दैट कि माइनर डज नॉट होल्ड अ पासपोर्ट ऑफ अनदर कंट्री। अगर उसके माइनर किसी और कंट्री का उसके पास पासपोर्ट नहीं है और अगर उसने रजिस्टर करवाया है अपने उस, मतलब दूसरे कंट्री की बात हो रही है, वहाँ पे अगर कॉन्सुलेट में, वहाँ जो एम्बेसी होती है वहाँ अगर उसने रजिस्टर करवाया 1 साल के अंदर तो उसको बाय डिसेंट वाला मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखो क्या है, ये MCQ है एक, इसको एक बार सॉल्व करते हैं हम लोग जस्ट टू ब्रेक द मोनोटोनी। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज़ ओनली 1 सिटीजनशिप एंड 1 डोमिसाइल, ठीक है, ये UPSC में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ सिटीजन बाय बर्थ, सिर्फ यही हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है यानी कि प्रेसिडेंट। थर्ड क्या है, अब फॉरेनर अगर उसको एक बार सिटीजनशिप मिल गई तो उसको वापस से वो लिया नहीं जा सकता है उससे। बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताओ मुझे आंसर करके, मैं आपको 10 सेकंड दे रही हूँ। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज़ देयर इज़ ओनली 1 सिटीजनशिप एंड 1 डोमिसाइल, सिर्फ एक ही है, ठीक है। एंड US विड्रॉल फ्रॉम OECD, अब देखो वापस से हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि WHO से WHO से जो US है वो विड्रॉ कर लेता है। अब देखो नेक्स्ट विड्रॉल USA का क्या है, तो OECD। OECD में क्या है कि OECD एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि 38 कंट्री है,
38 कंट्री। OECD जो है वो मतलब एक होता है ना हाईली डेवलप्ड कंट्रीज जो है उसका एक ग्रुप है OECD। OECD मेंबर्स आर टिपिकली डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं एंड जो कि सपोर्ट करता है फ्री मार्केट इकोनॉमी। द OECD जो है ऑर्गेनाइजेशन ये इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में बाय 18 यूरोपियन नेशंस के द्वारा, उसमें US भी है और कनाडा भी है। इसका हेडक्वार्टर आपको मतलब ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है, कोई भी फैक्ट आ सकता है एग्जाम में यार, आपको सारे ही रटने हैं। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पे है OECD के, तो पेरिस में है। OECD जो है वो पब्लिश करता है इकोनॉमिक रिपोर्ट्स वगैरह ये सब करता है एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो सीक मतलब ये सब जो भी है। एंड OECD मेंटेन्स ऑल्सो द ब्लैक लिस्ट ऑफ द नेशंस, ये मेंटेन करता है कि कौन कौन से नेशन ब्लैक लिस्ट कैटेगरी में है, ठीक है। एंड ये टैक्स हेवन्स को सपोर्ट नहीं करता है बिल्कुल भी। नेक्स्ट हमारे देखो न्यूज़ में क्या है, जल्दी जल्दी करते हैं यार, मतलब बहुत टाइम नहीं है उतना, एक एक टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं एक एक क्लास में। कंपाला डिक्लेरेशन, कंपाला डिक्लेरेशन क्या है, तो कंपाला जो है आपको नाम याद रखना है। ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चन, ये सब यूपीएससी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में देखो सिविल सर्विस में तो मतलब ये बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं ये सब कीवर्ड वाले जो क्वेश्चन है ना, कि कौन से वर्ड जो है वो न्यूज़ में चल रहे हैं जिससे नाम से आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये है क्या, वो सब पूछे जा रहे हैं। तो क्योंकि सेम बॉडी जो है वो कंडक्ट कर रही है एग्ज़ाम EPFO की, तो मुझे लगता है कि इसमें भी ये प्रोमिनेंट ना हो जाए EPFO के एग्ज़ाम में, तो ये देख लेना आप, ठीक है। कंपाला डिक्लेरेशन होता क्या है, तो ये अडॉप्टेड बाय अफ्रीकन लीडर्स ने इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया अपने एक समिट में। आपको वो समिट का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन और किससे रिलेटेड है वो आपको याद रखना है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है कंपाला डिक्लेरेशन, ठीक है। मलाबो डिक्लेरेशन, मलाबो डिक्लेरेशन क्या होता है, तो इट इज़ द प्रीवियस फ्रेमवर्क ऑफ, अगेन आपको याद रखना है ये कहाँ से रिलेटेड है, तो अफ्रीका से रिलेटेड है, और किससे रिलेटेड है, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। मलाबो डिक्लेरेशन भी वही है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ क्या है कि इंडिया का जो स्टैंड है ऑन द डिस्प्यूटेड विद द पाकिस्तान रिगार्डिंग द इंडस वाटर ट्रीटी, आपको पता ही है जो भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं ये सब इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के। अब चलो हम लोग ये पढ़ लेते हैं, वो डिस्प्यूट एग्जाम में नहीं आने वाले, एग्जाम में आने वाले इंडस रिवर के बारे में बताओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसको कब साइन किया गया था, तो आपको ये याद रखना है 1960। एंड इसने क्या किया था, डिवाइड किया था इंडस वाटर सिस्टम को बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो कंट्रोल करेगा द वेस्टर्न रिवर को, यानी कि पश्चिमी वाली जो नदियाँ हैं, दैट इज़ इंडस, झेलम एंड चेनाब, ठीक है। IJC ये सब जो वेस्टर्न रिवर है इसको पाकिस्तान कंट्रोल करेगा, और इंडिया किसको कंट्रोल करेगा, ईस्टर्न रिवर को, यानी कि रावी, ब्यास और सतलुज, ठीक है। BRS हमने पढ़ा था ना अकाउंट्स में, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो BRS को कंट्रोल करेगा इंडिया और बाकी को कंट्रोल करेगा पाकिस्तान, ठीक है। आपको याद हो गया। इंडस रिवर जो है ये कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, ये भी आपको याद रखना है, तिब्बत में ओरिजिनेट होता है ये, एंड इंडिया में भी बहता है ये, लद्दाख में, और जाकर के फाइनली ये पाकिस्तान में मिल जाता है। झेलम एंड चेनाब जो है वो फ्लो करता है कहाँ से, ये जो दोनों नदियाँ हैं ये जम्मू एंड कश्मीर से फ्लो करती है बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान, झेलम और चेनाब। एंड सतलज, ब्यास और रावी जो रिवर है हमारी इंडियन वाली ईस्टर्न रिवर, दे फ्लो थ्रू द नदर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया से होके बहती है, एंड पंजाब बिफोर पाकिस्तान में एंटर करने से पहले। नेक्स्ट हमारा जो देखो न्यूज़ यहाँ पे क्या है, दैट इज़ 55th जो हमारा एनुअल मीटिंग ऑफ जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, वो कहाँ पे होने वाला है, तो डावोस स्विट्जरलैंड में होने वाला है। तो आपको जगह का नाम याद रखना है, ये मीटिंग का नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, जगह इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, कोलैबोरेटिंग फॉर द इंटेलिजेंट एजेस, ये आपको थीम याद रखने हैं। ड्यूरिंग द 5-day इवेंट में जो है इंडिया की भी एक मॉडल को ग्रो इसमें डिस्कस किया जाएगा। एंड इसको कब इसका ये हुआ था, 1971 में ये फाउंड हुआ था। एंड इसके हेडक्वार्टर क्या है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट हमारा देखो यहाँ पे क्या है कि WEF जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सब रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करता है। देखो ये सब रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये UPSC सिविल सर्विस में सोचो क्वेश्चन आए हुए हैं ये वाला कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है इसको कौन लेकर के आता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कौन लेके आता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ट्रैवल एंड टूरिज्म को लेकर के कौन आता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे देखो न्यूज़ क्या है, दैट इज़ इंटरपोल। मैंने आपको बताया था ना, आगे चल के बताऊंगी इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल जो है वो इशू करता है फर्स्ट एवर सिल्वर नोटिस। सिल्वर नोटिस क्या है, तो सिल्वर नोटिस जो है वो हेल्प करेगा लोकेटिंग जो क्रिमिनल्स जो हैं, जो अपने इलीगल तरीके से सारे असेट्स को खरीद रहे हैं, यानी तो ऐसे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो टैक्स हेवन है, तो उन सब से रिलेटेड ये सिल्वर नोटिस है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इंटरपोल के बारे में अगर हम देख लें कि इंटरपोल है क्या, तो इंटरपोल जो है फुल फॉर्म क्या है इसकी, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, कॉमनली नोन एज इंटरपोल। इट इज़ अ वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है ये, जहाँ पे 195 मेंबर कंट्रीज़ हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो फ्रांस में है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इंटरपोल का, तो इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, ये सब है। स्टेटस क्या है, इट इज़ नॉट एज अ यूनिट और पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम का ये पार्ट नहीं है।
नेक्स्ट हम लोग का देखो न्यूज़ क्या है, दैट इज़ लामू लोसार फेस्टिवल। ये क्या है, तो ये फेस्टिवल आपको याद रखना है कि ये किस कंट्री से रिलेटेड है, इसका क्या पर्पस है, कौन सी कम्युनिटी से एसोसिएटेड है। तो ये नेपाल में सेलिब्रेट की जाती है, कौन से कम्युनिटी के द्वारा, तो दैट इज़ गुरुंग कम्युनिटी के द्वारा, न्यू ईयर मनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ है वो क्या है, दैट इज़ घोस्ट आइलैंड इन द कैस्पियन सी। कैस्पियन सी में अभी क्या देखा गया कि 2022 में जब देखा गया तो वहाँ पे कोई भी आइलैंड नहीं था उस सी में। 2023 में जब देखा गया तो देखा वहाँ पे एक आइलैंड बन गया और 2024 में वापस से गायब हो गया, इसलिए इसको घोस्ट आइलैंड कह रहे हैं। घोस्ट आइलैंड रेफर्स टू द टेम्परेरी लैंड मास जो कि अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स ड्यू टू नेचुरल फिनोमिना। कैस्पियन सी के बारे में हम लोग देखते हैं। मुझे एक बार ज़रूर बताना यार कि स्पीड के बारे में, कि स्पीड का क्या है। जिसको भी लग रही होगी स्पीड ज़्यादा, मैं आपको 12 बोल रही हूँ, PDF मेरे सामने खोल लो, आप PDF खोलो, नहीं तो प्रिंट करा के ले आओ और तब क्लास सुनो, आपको मज़ा आ जाएगा क्लास सुन के, ठीक है। तो कैस्पियन सी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कैस्पियन सी इज़ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड रिजर्वेयर है, ये सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड, ठीक है। एंड कौन कौन से कंट्री जो है वो कैस्पियन सी को बॉर्डर करते हैं, तो अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रसिया और तुर्कमेनिस्तान। कैसे याद रखोगे, इसका शॉर्ट फॉर्म भी मैंने यहाँ पे दे दिया है आपको। देखो तारीख बोल करके जो है वही कैस्पियन सी को जो है वो बॉर्डर करते हैं। T से तुर्कमेनिस्तान, A से अजरबैजान, R से लेकर के रसिया एंड I से ईरान, K से कजाकिस्तान, ठीक है। अगला न्यूज़ पे चलते हैं हम लोग। अगला न्यूज़ हमारा क्या है, माउंट एवरेस्ट जो है वो बिकम्स मोर एक्सपेंसिव फॉर द माउंटेनियर्स। यानी कि अभी जो है अगर आप माउंटेन भी चढ़ने जाओगे ना तब भी आपको 13 लाख रुपये लगेंगे। जस्ट इमेजिन, 13 लाख रुपये लगेंगे। तो उसमें वही है कि 40% जो हाइक हो गई है अभी, पहले $11,000 थे, अभी $15,000 हो गए हैं। माउंट एवरेस्ट को लोकली क्या बोला जाता है वहाँ पे नेपाल में, सागर मथा, और नहीं तो क्यूमोलंगमा सागर मथा। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन अबव द सी लेवल। 848 मीटर इसकी हाइट है, ये आपको पहले से पता होगा, याद रख लेना है, इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे देखो न्यूज़ क्या है, दैट इज़ फिलाडेल्फी कॉरिडोर। फिलाडेल्फी कॉरिडोर क्या होता है, तो ये एक 14 किलोमीटर का एक लंबा स्ट्रिप ऑफ कॉरिडोर है जो कि रिप्रेजेंट करता है द एंटायरिटी, पूरी की पूरी बॉर्डर एरिया बिटवीन द गाज़ा एंड द इजिप्ट। उसके बीच का जो बॉर्डर एरिया है उसको बोलते हैं हम लोग फिलाडेल्फी कॉरिडोर। ये इंक्लूड करता है रफा क्रॉसिंग एंड रन्स थ्रू द मेडिटेरियन सी। ये भी न्यूज़ में आ ही जाएगा आपकी, मेडिटेरियन सी एंड इससे रिलेटेड क्या क्या आपके ये हैं कंट्रीज़, क्या क्या इसके आसपास है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द ओनली लिंक फॉर द गाज़ा विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। एंड इसको इजराइल कंट्रोल नहीं करता है, ये पहला ऐसा है, वरना बाकी सारे रास्ते को इजराइल कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, दैट इज़ पनामा कैनल कंट्रोवर्सी। ये क्या है, रिसेंटली अभी US प्रेसिडेंट जो है उसने, अभी जो ट्रंप है, उन्होंने हिंट दिया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वापस से पनामा कैनल जो है उसको वापस से US जो है वो अपने कंट्रोल में ले लेगा। ये जो पनामा कैनल है ये एक मैनमेड है, यानी कि नेचुरल नहीं है, ठीक है। मैनमेड वाटरवे है जो कि कनेक्ट करता है किसको, अटलांटिक और पैसिफिक को, यानी AP को कनेक्ट करता है। इट इज़ ओन्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द पनामा और इट इज़ 40 माइल्स लॉन्ग, एक वो है शोर लाइन है सी के किनारे, ठीक है। एंड इट वॉज बिल्ट बाय द US एंड कम्प्लीटेड इन द 1914 में ही कंप्लीट हो गया था ये पनामा कैनल। नेक्स्ट हमारे देखो क्या न्यूज़ है, चाइना जो है वो अनवेल करता है वर्ल्ड का फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप। यानी कि चाइना ने भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस कर दिया। देखो इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे कि ऐसे आ जाएंगे, CR450 CR450 जो है उसको किसने लॉन्च किया था, तो चाइना ने किया था। ये क्या है, तो हाईएस्ट सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ क्या है, दैट इज़ इंडिया स्पेन जो है उसने डिक्लेयर किया है 2026 को एज अ ड्यूअल ईयर फॉर द कल्चर। तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, बताओ कि विच कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया है ड्यूअल ईयर ऑफ द कल्चर, तो स्पेन ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ क्या है, दैट इज जॉर्जिया जो है उसने सर्टिफाई कर दिया मलेरिया फ्री, यानी जॉर्जिया में एक भी मलेरिया का केस अब नहीं मिल रहा है। रिसेंटली जॉर्जिया जो है उसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया कि वो मलेरिया फ्री है, ठीक है। जॉर्जिया के साथ साथ और 45 कंट्री भी है जो कि जिन्होंने ये अपना डिक्लेरेशन दिया है। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया देखो जो है किससे होता है, किस पैराजाइट से, तो प्लाज्मोडियम से होता है। ये ह्यूमन में फैलता है थ्रू द बाइट्स ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल जो है, दैट इज़ एनोफिलिस मॉस्क्यूटो जो है उसके फीमेल वाले के इन्फेक्शन से होता है। इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। प्राइमरली जो है वो कहाँ पे ये होती है ये डिजीज़, ट्रॉपिकल, क्योंकि हम लोग ट्रॉपिकल एरिया में ही हैं। अब देखो हम लोग एक MCQ देख लेते हैं, व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ द कार्टर डॉक्ट्रिन। देखो यहाँ पे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। नंबर A हमारा ऑप्शन है प्रोमोटिंग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, एडवोकेटिंग द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द कोल्ड वॉर कन्फ्लिक्ट। थर्ड हमारा कि इस्टेब्लिशिंग डिप्लोमेटिक टाई विद द सोवियत यूनियन एंड असर्टिंग द US का विलिंगनेस टू यूज़ द मिलिट्री फोर्स टू डिफेंड इट्स इंटरेस्ट। तो कार्टर डॉक्ट्रिन क्या है, तो ऑप्शन नंबर D।
यूएस का एक फॉरेन पॉलिसी है जो कि प्रोक्लेमेशन असर्टिंग दैट द यूएस वुड यूज़ द मिलिट्री फोर्स इफ़ नेसेसरी टू डिफेंड इट्स नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो बस यही थी हमारी आज क्लास। जनवरी में पूरे मंथ की जो जनवरी की जो इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर थी वो खत्म हो गई, यानी कि हमने अभी तक अपने दो मेजर टॉपिक खत्म कर लिया, दैट इज़ इकोनॉमिक्स एंड ये इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड करंट अफेयर। ठीक है, बाकी हम लोग आगे की क्लास में कोशिश करेंगे कि हम लोग दो जैसे स्पोर्ट्स होगा, डिफेंस होगा, इसको एक क्लास में करा दूँगी। तो हमारा ये सीरीज़ शुरू हो चुका है, एक तरह से रिवीजन ही है। आप इसको PDF को निकालो और साथ के साथ क्लास को करते जाओ। ठीक है, तो बस यही थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको जो क्लास से रिलेटेड जो भी PDF है आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, और टेलीग्राम कहाँ से मिलेगा तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।